हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, भौत की यानी क्या है कि फिजिक्स। तो आपके सेंटअप एग्जाम में फिजिक्स किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और कितना क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सेंटअप एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स से कैसा क्वेश्चन रहेगा और कितना सब्जेक्टिव रहेगा, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम पहला जो यहाँ पे सबसे आता है वो क्या आता है, समय। यानी क्या कि ये जो फिजिक्स का जो सेंटअप एग्जाम होगा और इसमें टोटल मार्क्स कितना रहेगा, तो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है और 70 मार्क्स में क्या रहेगा, आपको जो यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव यानी क्या कि 35 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 42 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से क्या होता है आपको केवल 35 का ही आंसर देना होता है। इसी तरह से क्या होगा कि 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और इसमें टोटल क्वेश्चन जो रहेगा इसमें कितना 24 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव में 24 क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव में टोटल 42 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से हमें क्या है कि यहाँ पे टोटल 35 का ही आंसर देना होता है। और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम मिलता है वो कितना 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। और इसमें 15 मिनट जो है सो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। किसके लिए, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 15 मिनट। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपको जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से यहाँ पे सामान है जो आप उस समय साथ ले जा सकते हैं और कौन कौन से सामान यहाँ पे साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहला जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आता है वो यहाँ पे आता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। यहाँ पे बोला गया है कि आप यानी क्या है कि जो यहाँ पे बुक में लिखा हो या जो आप पढ़े हैं वो अपने ही शब्दों में आप उस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। फिर आता है कि आपका जो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट हैंड में क्या रहेगा, उसका मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे है कि इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ पे दो यहाँ सेक्शन में मिलेगा। यहाँ पे ये जो सेक्शन ए आएगा, यहाँ पे सेक्शन ए में आएगा क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आता है क्या यहाँ पे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे क्या है टोटल 42 क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव में कितना टोटल यहाँ पे 24 क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में केवल आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे अब आगे यहाँ पे हमारा जो आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक OMR शीट दिया रहेगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाइएगा उसमें क्या करना हो, OMR शीट जो रहेगा उसमें उसको क्या करना होता है, रंगना होता है। इसमें सही से आपको रंगना होगा। वो भी यहाँ पे क्या दिया है, तो नीले बॉल पेन से यहाँ पे उसमें रंगना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन चीज़ नहीं ले जाना चाहिए। तो आपको किसी भी प्रकार का हाइलाइटर नहीं ले जाना चाहिए, तरल पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए, ब्लेड या नाखून आदि ये जो है इससे क्या होगा, उत्तर पुस्तिकाओं पर प्रयोग करना मना है, अन्यथा परिणाम अमान्य कर दिया जाता है। यदि आप यहाँ पर उत्तर पुस्तिका जो है उस पर आप करते हैं, यहाँ पे यदि उसको हाईलाइट कर देते हैं, उस पर तरल पदार्थ का यूज़ करते हैं या ब्लेड या नाखून से आप उसको खुदर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि या तो आपका वहाँ पे वो क्वेश्चन यहाँ पे अमान्य कर दिया जाएगा, या तो फिर आपका जो परीक्षा यहाँ का जो परिणाम होगा वो क्या कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। उस सब्जेक्ट में आपको उस सब्जेक्ट है यहाँ पे उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे 7वां में है कि किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का यहाँ पे वर्जित है। आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र उसमें नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आइए सेक्शन ए में हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के यहाँ पे क्या था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको 1 से 42 तक रहेगा। और इसमें क्या करना है, केवल आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और सभी क्वेश्चन को आपको OMR शीट पे चिन्हित करना है। वो जो गोले रहेगा उसको आपको घेरना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन है ये क्या है, आपका जो सेंटअप एग्जाम होगा फिजिक्स उसके दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि क्या हो कि आप जब ये सेंटअप एग्जाम देने जाएँ तो यहाँ पे आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सेंटअप एग्जाम पास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा।
तो एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। इसलिए क्या करना होगा कि आपको सेंटअप एग्ज़ाम में पास करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप उसमें एडमिट कार्ड रहेगा, फिर उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए जी ये जितना भी इसमें क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है सो आपके सेंटअप एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो यहाँ पे आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, यानी क्या कि द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। इस चारों ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन है उसको क्या करना होता है, ओएमआर शीट पे चिन्हित करना होता है, उसको यहाँ पे घसना होता है, यानी जो ओएमआर शीट में गोला दिया होता है उसको क्या करना होता है, बॉल पेन से यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से उसमें रंगना होता है। तो यहाँ पे पहला का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि यहाँ पे होता है पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी क्या कि एक यूनिट में कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है वो चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का यहाँ पे जो यूनिट आता है वो क्या आता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर आता है। अब ये कूलम पर मीटर स्क्वायर ही क्यों आता है, तो उसके लिए क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज का यहाँ पे जो यूनिट होता है वो क्या आता है, यहाँ पे कूलम होता है, और यहाँ पे क्या बोला सर, एरिया। एरिया यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल का जो यहाँ पे यूनिट होता है वो क्या होता है यहाँ पे, तो स्क्वायर में होता है, यानी क्या कि इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं। और एरिया जनरली हम क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ये क्या होता है, मीटर का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी क्या कि यहाँ पे हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पहला का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आइए, तो दूसरा में है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, यानी क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज देन इट्स मास विल बी। जब एक वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तब उसका द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए कि हम पहले मान लेते हैं एक न्यूट्रल बॉडी है। अब चार्ज हम किस तरह से कर सकते हैं, तो चार्ज करने हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी क्या कि कोई भी बॉडी है उसको हम दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब इसमें देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे क्या होगा, इसका जो मास होगा वो घट जाएगा। पॉजिटिव जो चार्ज बॉडी है उसका मास क्या होता है, घट जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, तो इसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या ऑप्शन है, तो बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो हमारा दो का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। और ऑप्शन डी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिक नहीं दिया है कि जब वो वस्तु को आवेशित किया जाता है तो कौन से चार्ज से आवेशित, पॉजिटिव चार्ज किया जाता है या नेगेटिव चार्ज। अगर ये देता कि पॉजिटिव चार्ज किया जाता है तब तो उसका द्रव्यमान घटता, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन डी से होगा, बढ़ या घट सकता है। अब बढ़ेगा कब और घटेगा कब वो तो हम बता दिए हैं कि जब निगेटिवली चार्ज होगा तो बढ़ेगा, और जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्यू है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे कंडक्टर है, इस पे इसका जो सेंटर है इस पे यहाँ पे क्या है, कितना चार्ज है, क्यू है, और चालक पर नेट आवेश यहाँ पे क्या है, शून्य है। अब ये जो चालक है इस पे जो नेट आवेश है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। अब हमें पूछ रहा है कि इसके बाहरी सतह पे यानी इस सतह पे कितना चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पे चालक का जो सेंटर है उस पर चार्ज क्या है, क्यू है, और यहाँ पे क्या है, इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो बाहरी सतह पे कितना चार्ज होगा, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे क्यू चार्ज ही होगा। तो 3 का यहाँ पे आंसर हो गया क्या, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चौथा यहाँ में है कि यदि 1000 बूंदे समान आकार के जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। अब देखिए हमें क्या है कि 1000 ड्रॉप्स है और उस सभी का क्या है, वॉल्यूम समान है, और प्रत्येक की जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो कितना है, तो 5 माइक्रोफेराड है। अब बोल रहा है कि 1000 बूंद जो है उस सब को हम क्या किए, एक बूंद बना दिए, तो अब उसकी धारिता क्या होगी वो बताइए।
तो अब देखिए ये जो यहाँ पे क्या है, बूंद क्या है, यहाँ पे गोलाकार है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, यानी गोला का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4/3 यहाँ पे पाई आर क्यू। अब यहाँ पे क्या है, हम बड़ा जो गोला बना है उसका रेडियस, उसका जो यहाँ पे रेडियस हो वो हम आर मान लिए, और जो एक छोटा गोला था उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी तो गोला ही ना है, तो उसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी स्मॉल आर मान लिए। अब स्मॉल आर का रेडियस यानी क्या है कि ये जो 1000 बूंद था उसका रेडियस हम क्या मान लिए, स्मॉल आर मान लिए, और 1000 जो यहाँ पे समान बूंद था उसको बनाकर जो एक बड़ा गोला बनाए उसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों में रिलेशन बनाए, अब ये दोनों बराबर होगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा। अब बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये 1000 ड्रॉप्स मिलकर बना है ये वाला यहाँ पे आयतन, और इसमें क्या है, एक ही अभी आयतन है। यानी क्या कि जब इसमें हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4/3 पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, आर क्यू बचेगा। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम आर निकालते हैं तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 10 × आर बचेगा। क्या बचा, 10 × आर बचा, और आर यहाँ पे क्या दिया है, हमें 5 माइक्रोफेराड दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 माइक्रोफेराड से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 माइक्रोफेराड। यानी क्या कि जब हमारा क्या है 1000 बूंद मिलकर एक बहुत बड़ा यहाँ पे गोला बनाते हैं, यानी बड़ी बूंद की धारिता बनाते हैं, तब उसका यहाँ पे वो उसकी धारिता क्या हो जाएगी 50 माइक्रोफेराड, यानी 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। यानी क्या कि ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अब देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें हम क्या करते हैं, ये जो लाइट है ना, ऑप्टिकल फाइबर ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। यानी क्या कि ये लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी यदि मान लीजिए कि अगर ऑप्टिकल फाइबर में हम एक लाइट रे को यहाँ पे इसमें इंसिडेंस करा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है 99.99 को जो यहाँ पे लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, केवल 0.001% ही क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर पाता है, बाकी बात सभी यहाँ पे जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी क्या कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अब प्रकाश यानी क्या कि नेचर ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव्स की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे जो 6 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांसवर्स, यानी क्या कि अनुप्रस्थ होती है। अब यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। और यहाँ पे एक आता है साउंड, यानी क्या कि साउंड वेव की प्रकृति कैसी होती है, तो लॉन्गिट्यूडिनल होती है। यानी क्या कि इसका यानी अनुप्रस्थ होता है। तो जब साउंड वेव का पूछेगा कि प्रकृति कैसी होती है तो लॉन्गिट्यूडिनल, और जब पूछेगा कि यहाँ पे प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो ट्रांसवर्स, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण है। यानी क्या है कि जो यहाँ पे देखते होंगे कि आसमान में कभी इंद्रधनुष बन जाता है, तो वो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो ये किसके कारण से क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो अब जब यहाँ पे बारिश होती है या बादल लगा रहता है तो उस समय क्या होता है कि वर्षा की जो बूंदें हैं तो वो उस पर क्या होता है, सूर्य की किरण पड़ती है। अब जब सूर्य की किरण पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होता है। जब वर्ण विक्षेपण होता है तो क्या होता है, वो यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो यहाँ पे हम किसके कारण हुआ, तो वर्ण विक्षेपण के ही कारण हुआ। क्या हुआ, वो बादल के बूंद पे क्या हुआ, सूर्य का किरण पड़ा, उसके बाद क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ, जिससे क्या हमारा बना, इंद्रधनुष बना। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होगा, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। यानी जब निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है
तो क्या होता है कि दूर की जो वस्तु है उसे वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो निकट की जो वस्तु होती है उसे वो अच्छी तरीके से देख सकता है। तो जब दूर की वस्तु वो अच्छी तरह से नहीं देख सकता है तो उसके लिए उसे कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस से क्या होता है कि निकट दृष्टि का जो यहाँ पे उपचार हो जाता है, यानी जो किसी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे उपचार करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अवतल लेंस। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा मात्रक नहीं बदलता है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो यहाँ पे अपवर्तन क्या होता है, एन बराबर यहाँ पे होता है c/v, यानी क्या कि ये अपवर्तन हो गया और सी क्या हो गया यहाँ पे प्रकाश की चाल निर्वात में। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ये माध्यम में। अब किसी वस्तु का क्या होता है चाल, किस में? तो किसी भी माध्यम में। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की चाल हो गया और किसी वस्तु का एक माध्यम में चाल हो गया। तो ये क्या हो रहा है, चाल पे तो डिपेंड कर ही रहा है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, आवृत्ति, यानी क्या कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा मात्रक नहीं बदलता है? तो यहाँ पे आवृत्ति, यानी 9 का सी सही आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी क्या कि जब यहाँ पे क्या है मनुष्य की जो आँख है उसके रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा होता है? तो 10 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्या कि रियल एंड इन्वर्टेड, यानी क्या कि वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो आई, यानी क्या है कि जो आँख का जो यहाँ पे लेंस है वो क्या करता है अपना फोकल लेंथ उस वस्तु के अनुसार चेंज कर लेता है, यानी एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जब मनुष्य की आंख पर रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा होता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर ये किसका इकाई है? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऊर्जा की इकाई होती है। तो ये अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि 1 किलोवाट आवर किसकी इकाई है तो ये हो जाएगा ऊर्जा की। अब 1 किलोवाट बराबर कितना होता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो जब 1 किलोवाट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 किलो में कितना होता है, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा वाट। अब हमें यहाँ पे निकालना है आवर, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। तो हम क्या करेंगे वाट को यहाँ पे हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा 36 × 10⁻⁴ हो गया, यहाँ पे ये हो गया 5। अब जब हम करेंगे 3.6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल इसका आंसर हो जाएगा। यानी 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटा में यहाँ पे क्या हो गया, आप इतना ऊर्जा खपत किए। यानी क्या है कि 1 घंटा में आप कितना ऊर्जा खपत किए हैं, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा आप खत्म किए हैं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे शक्ति क्या होता है, तो कार्य करने की दर की हमको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे कार्य, सबसे पहले कार्य आ गया और यहाँ पे कार्य करने की दर, यानी क्या कि जो 1 सेकंड में यहाँ पे वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे वर्क, यहाँ पे वो जो वर्क आ गया तो वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और यहाँ पे टाइम आ गया 1 सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। शक्ति की इकाई जूल पर सेकेंड, यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जा की। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा कितना बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹
जूल के बराबर होता है। यानी क्या है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंज का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो ये यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा एनर्जी। यानी क्या कि ऊर्जा से संबंधित है। लेंज जो यहाँ पे नियम दिए थे वह किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के कंजर्वेशन के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे क्या है कि अगर ये पूछे, यहाँ पे अगर आपको संरक्षण नहीं दिया रहता है, अगर पूछे कि लेंज नियम इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ज। लेकिन यहाँ पे दिया है कि लेंज का जो नियम है वो किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल। वो क्या है, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 14 का राइट आंसर एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है 15 नंबर क्वेश्चन, मुक्त आकाश का प्रावैधुता का मान क्या होता है। यानी क्या है कि द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन से, यानी एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, 8.8.5541872 यहाँ पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। और ये जो वैल्यू आया वो किस में आता है, तो ये आता है कूलम पर, यहाँ पे ये आता है कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आता है, 8.8141872 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे हमें 4 में देखते हैं, 15 में देखते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से है। तो यहाँ पे ये है फेराड मीटर में, ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम क्या देखें 8 पॉइंट, यहाँ पे देखें ना 8.854 आता है। तो यहाँ पे 8.8, यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है क्या, ओ सी। यानी क्या कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। तो यहाँ पे हम अभी क्या देखे थे, उसमें तो माइनस नहीं था, वो क्या था एग्जैक्ट, तो 8.8 यहाँ पे था। उसके बाद 54 इंटू ये यहाँ पे इतना था, और इसका यूनिट क्या था, तो कूलम पर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर था। क्या था, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फेराड में आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। यानी क्या कि उसमें जो कैपेसिटेंस है वो क्या 50 माइक्रोफेराड है, और यहाँ पे जो विभव है यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है 10 वोल्ट है। तो अब बोल रहा है कि इसमें कितना ऊर्जा खपत होगा। तो अब देखिए इसमें ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमारा एक यानी एनर्जी ई बराबर यहाँ पे हमारा क्या आता था, तो ये आता था यहाँ पे हाफ CV²। क्या आता था, हाफ CV², जहाँ पे सी क्या होता था, यहाँ पे कैपेसिटेंस होता था, और यहाँ पे भी क्या होता था, तो वो वोल्ट होता था। तो अब यहाँ से हम इससे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यानी क्या कि 100, और ये हो जाएगा 1/2। तो अब यदि इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 100, ये हो गया 25 इंटू 100। तो अब ये किस में आएगा, तो ये हमारा इसमें जूल में नहीं आएगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे था ये क्या था, यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे 100 वोल्ट, और ये माइक्रोफेराड 50 माइक्रोफेराड था। तो इसमें हम क्या करेंगे 10⁻², यानी क्या कि 100, यानी 10⁻ हम क्या करेंगे -6। यदि हम इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जूल में आ जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 1/2, 50 इंटू 10⁻⁻6, और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा बी, यानी क्या कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। अब ये 16 का राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है।
यानी वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है, उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, उच्च धारा, उच्च वोल्टता, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों, या केवल अल्प धारा। तो यहाँ पे वान डी ग्राफ जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज वो देता है, यानी उच्च वोल्टेज देता है। लेकिन उसमें क्या होता है, केवल अल्प धारा होता है, यानी वो क्या देता है, हाई वोल्टेज देता है और लो करंट देता है। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उच्च वोल्टता। अब 18 का यहाँ पे हम देखते हैं, तो 18 में है कि 5 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। अब यहाँ पे क्या है, एक तार है, उसका रेसिस्टेंस क्या है 5, यहाँ पे प्रतिरोध है, यानी क्या है उसका प्रतिरोध क्या है 5 ओम, और उसका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो 7 वोल्ट है। और कितने देर तक उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो 20 मिनट तक। तो अब हमें बताना है कि उसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, उसमें कितना हीट एनर्जी उत्पन्न होगा। तो अब यहाँ पे हीट बराबर क्या होता है, यहाँ पे हीट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे I²RT होता है। ये हीट का फॉर्मूला क्या है कि I²RT। अब यहाँ पे हमें क्या दिया, आई दिया है, आई क्या होता है यहाँ पे, तो एम्पियर में आता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, वोल्ट में दिया है। तो हम क्या करेंगे, आई बराबर यहाँ पे हमारा क्या होता है, V/R होता है। क्या होता है, आई बराबर V/R। तो यहाँ पे हम आई की जगह पे V/R रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V² बाय यहाँ पे हो जाएगा R² इंटू RT। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल यहाँ पे जो बचेगा H बराबर वो क्या बचेगा, V² बाय यहाँ पे R इंटू T बचेगा। अब भी यहाँ पे क्या है, तो 7 है, तो 7 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। और यहाँ पे R क्या है, तो 5 है, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पे T क्या है, तो T 20 मिनट है। अब उसको हम सेकेंड में बदलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 1200 सेकेंड, यानी 1200 सेकेंड हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमें किस में आएगा, तो ये आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा जूल में। लेकिन हमें क्या करना है, इसको कैलोरी में बदलना है। तो कैलोरी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम ये एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, ये 4 पॉइंट यहाँ पे आता है 4.184, यानी 4.184 बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी होता है। यानी क्या कि 4.184 जूल बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी होता है। तो जब वो क्या आएगा, जूल में आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4.184 से उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैलोरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलोरी में आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 2800 कैलोरी के आसपास आएगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। अब प्रतिघात क्या होता है, तो रिएक्टेंस होता है। और रिएक्टेंस क्या हो गया, तो कोई भी पदार्थ है वो क्या कर रहा है, एक रेसिस्टेंस को क्या करता है, अपोज करता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, प्रतिघात कहते हैं। तो उसका यहाँ पे मात्रक क्या होता है, वो ओम ही होता है, यानी जो रेसिस्टेंस का मात्रक है वही क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक, यानी रिएक्टेंस का भी मात्रक होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। यानी क्या है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और जब हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो अब मैग्नीफाइंग पावर वाला क्या होता है, तो इसको हम MP से लिखते हैं। तो ये क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या होता है, ये होता है V0 इंटू क्या होता है D, उसके बाद यहाँ पर होता है F0 इंटू FE होता है। ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है, और ये तो हो गया मैग्नीफाइंग पावर बराबर। लेकिन लेंथ, यानी लेंथ बराबर क्या होता है, तो F0 इंटू क्या होता है, FE होता है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेंथ बढ़ा रहे हैं। तो लेंथ यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यानी इसका ये बढ़ रहा है ना, F0 इंटू F बढ़ रहा है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इसका जो यहाँ पे ये नीचे वाला बढ़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा ही ना। जब इसका मान बढ़ेगा तो MP, यानी क्या कि मैग्नीफाइंग का पावर घटेगा। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता घटती है, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण I1 और यहाँ पे क्या है, निर्गत कोण I2 है।
क्या है, एक प्रिज्म से एक प्रकाश गुजरती है, प्रकाश की किरण। तो जब यहाँ पे आपतन, ये मान लीजिए एक प्रिज्म है, इसमें क्या कर रही है, एक रे यहाँ से गुजर रही है I1 और एक यहाँ से ये निकल रही है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे निर्गत कोण I2। तो बोल रहा है कि इसके बीच यानी मिनिमम डेविएशन कितना होगा, न्यूनतम विचलन क्या होगा, किस कंडीशन में होगा। तो ये जो कंडीशन है वो एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जब I1 बराबर I2 होगा। अब जब ये मान लेती है एक प्रिज्म है और यहाँ पे क्या है, ये I1 है और ये क्या है, I2 है, ये I1 और I2 है। तो ये यहाँ से मान लेते हैं ऐसे चला गया यहाँ पे, और ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे चला गया। यानी क्या है कि जब I1 और I2 के बीच मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब क्या होगा, I1 इजकल टू I2 होगा। अब इसको आप एक ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं एक D है और यहाँ पे क्या है, I1 है। अब इसको यदि ग्राफ पर दर्शाइएगा तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, यानी क्या है कि एक I1 पे जाके एक यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका वैल्यू फिर बढ़ने लगता है। यानी क्या है कि न्यूनतम जो विचलन है उसका वैल्यू क्या होता है, फिर बढ़ने लगता है। तो ये कब बराबर होता है, जब यहाँ पे ये I2 हो और यहाँ पे I1 दोनों जब बराबर होता है तो उस समय क्या होता है, इसके बीच मिनिमम यानी न्यूनतम विचलन स्थिति में ये प्रिज्म का ये प्रकाश होता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 में है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, अर्ध आयु, यानी क्या कि हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी सही 22 का। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगर्ग होगा। यानी क्या कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगर्ग, यानी क्या कि ये जो होता है वेव फ्रंट, ये क्या होगा। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा क्या, गोलाकार, यानी क्या कि स्फेरिकल होता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा गोलाकार। अब यहाँ पे ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। जब यहाँ पे क्या होगा, अभी हम पूछा है कि अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में जब हम क्या करते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो यहाँ पे प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो जब अर्धचालक में हम प्रतिरोध ये ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे घटने लगता है। वही यहाँ पे सेम अपोजिट है कि जब यहाँ पे अगर चालक है तो उसमें यदि ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। लेकिन जब अर्धचालक होता है ना तो उसमें जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, घटने लगता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घटता है। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस जिसका क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और को यहाँ पे क्या है, पानी में डुबाया जाता है। एक उत्तल लेंस है उसको क्या किया जाता है, पानी में डुबाया जाता है। तब यह किस तरह से व्यवहार करेगा। अब देखिए जो उत्तल लेंस है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 1.5 है, और जो पानी का जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। अब बोला कि यहाँ पे उत्तल लेंस को हम पानी में डुबाते हैं तो क्या उत्तल लेंस जो हो किस तरह से व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह, अब सारे लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह, या अवतल दर्पण की तरह। तो 25 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसे निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक कंडीशन होता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि म्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ये म्यू डैश क्या हो गया कि जिस पदार्थ में हम उससे क्या करते हैं, डुबाते हैं, या जिस पदार्थ से उसको हम गुजारते हैं। और ये यदि लेसर देन क्या हो जाएगा, जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को हम क्या करते हैं किसी द्रव में, यानी किसी, ये क्या होगा, ये मान लीजिए किसी द्रव है और द्रव को क्या करेंगे, किसी पदार्थ से ही डुबा दें, तो पदार्थ को हम मान लेते हैं म्यू क्या है, एक पदार्थ है और उसको हम किस में डुबा रहे हैं, म्यू डैश में डुबा रहे हैं। तो जब क्या होगा कि पदार्थ से जिसमें हम द्रव में डुबा रहे हैं उस पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉट चेंज, यानी क्या है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि यह उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, तो यदि यह अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस की तरह ही व्यवहार करता। तो यहाँ पे क्या है, सेम कंडीशन। देखिए उत्तल लेंस ये हो गया, इसका यहाँ पे क्या है, म्यू यहाँ पे n बराबर 1.5 है और हम क्या कर रहे हैं, पानी में डुबाते हैं तो उसका क्या है 1.33 है।
तो यहाँ पे क्या है 1.5 जो है वो क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है 1.33 से, तो इसलिए क्या होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि दो लेंस जिसकी क्षमता -15D यानी क्या कि -15 डायोप्टर है और यहाँ पे एक और लेंस है उसका क्या है तो +5 डायोप्टर। अब दोनों को क्या किया जाता है संपर्कित किया जाता है, तो उसके बाद उसका जो समायोजन यानी संपर्कित किए तो उसके बाद उसकी फोकस दूरी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं एक यहाँ पे क्या है P1 मान लेते हैं एक का पावर और दूसरे का मान लेते हैं P2 मान लेते हैं। तो हमें क्या बोला है उसके बाद दोनों को क्या किया जाता है कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, तो P1 + P2 कर दिए। तो P1 यहाँ पे क्या है -15 और P2 क्या है यहाँ पे 5 है यानी +5। तो यहाँ पे जो हमारा बचा वो क्या बचा -10D बचा। क्या बचा -10D यानी -10 डायोप्टर। अब हम जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है यहाँ पे पावर बराबर यहाँ पे होता है 1/f यानी क्या कि फोकस दूरी के इन्वर्स क्या होता है पावर होता है। तो अब हमारा पावर जो आया हो क्या है -10 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f आ गया। अब यहाँ से हम f निकालते हैं तो f क्या हो जाएगा -1/10 आ गया, -1/10 आ गया फोकस दूरी। अब हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी आता है ना ये पावर जो होता है वो उसका क्या होता है मीटर, तो मीटर में अभी तक हमारा फोकस दूरी आया है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो चारों ऑप्शन क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे उसमें हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो आया था f बराबर वो क्या आता है -1/10। अब इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदलेगा सेंटीमीटर में बदलेगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या -10 सेंटीमीटर बचा। अब हम देखते हैं कि -10 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में क्या है -10 सेंटीमीटर। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। अब कार्बन कलर कोड पढ़े होंगे उसमें क्या होता है कि आपका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे BBRY ऐसे करके होता है। बी से क्या होता है ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, उसके बाद होता है बी होता है यानी बैगनी, इस तरह से सारा का होता है। तो हम क्या करते हैं इसको 0 1 2 और ये 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या होगा इसका हो गया कार्बन कोड यानी कलर कोड हो गया। उसके बाद क्या आता है मल्टीप्लायर आता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कार्बन रेसिस्टेंस यानी क्या कि आर रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं कार्बन कलर कोड का। तो ये होता है मान लेते हैं AB और यहाँ पे क्या होता है गुणे ये होता है ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या होता है x। ये क्या होगा यहाँ पे ये वेरिएंस होता है वेरिएबल होता है। अब ये यहाँ पे हो गया कलर का कोड हो गया, बी क्या हो गया मल्टीप्लायर हो गया। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं उसका रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पे हमें केवल क्या पूछा है कलर कोड बताना है। तो अभी हम बताएं कि BB यहाँ पे RY इस तरह से होता है। तो ये हो गया 0 ये होगा 1 और ये होगा 2। R से क्या होता है रेड होता है, तो यहाँ पे लाल रंग का कलर कोड क्या है 2। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। अब 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हमारा जो यानी डी जो होता है डी यानी डायोप्टर उसका पावर यानी लेंस का क्षमता की ऐसा मात्रा क्या होती है डायोप्टर, तो इसको हम पी से लिखते हैं। पी क्या हो गया पावर ऑफ लेंस। अब पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो यहाँ पे f हमारा क्या दिया है 1/, यहाँ पे हो जाएगा 20, 1/20 हो गया। तो ये क्या हो गया 0.5 सेंटीमीटर हो गया, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या बोला है तो हम जानते हैं अभी कि ये जो पावर होता है वो किस में होता है मीटर में होता है। तो ये हमारा क्या आ गया 0.5 आ गया। अब इसको हम क्या करना है हमें इसमें अगर हम 100 से इसको मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर ही अभी ये क्या है अभी सेंटीमीटर है। अब हमें ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मतलब क्या पावर हो गया ये 1/, यहाँ पर हो गया 20। अब ये तो सेंटीमीटर में हमारा आएगा लेकिन पावर क्या आता है सेंटीमीटर में नहीं आता है। तो हमें क्या करेंगे इसमें 100 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे इसका एग्जैक्ट पावर यानी मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ गया। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 इसका सही हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन में है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं।
यानी पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें करंट किसके कारण फ्लो होता है, यानी क्या कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, यहाँ पे पी टाइप होता है, एन टाइप होता है अर्धचालक। अब देखिए पी टाइप में भी क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन पूछ रहा है कि उसमें मुख्य धारा किसके कारण उसमें करंट का फ्लो होता है। तो पी टाइप का जो होता है वो किसके कारण होता है, तो छिद्र यानी क्या कि होल के कारण होता है। तो यहाँ पे पी टाइप का जो अर्धचालक है उसमें मुख्य धारावाहक होता है छिद्र, और जब एन टाइप का जो अर्धचालक होता है उसमें मुख्य धारावाहक क्या होता है, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पे अति बनता है धारावाहक, वो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें इलेक्ट्रिक पास होता है। और जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर रहता है उसमें किसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक पास होता है, तो होल यानी छिद्र के कारण। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन हो गया, होल हो गया। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। और पी टाइप का माइनॉरिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इसका। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा छिद्र या होल। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, यानी क्या कि वोल्ट पर मीटर निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो देखिए विद्युतीय फ्लक्स, और यहाँ पे क्या है, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारा और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे सबसे देखिए फ्लक्स है, विद्युतीय फ्लक्स का क्या होता है, तो वोल्ट पर यानी इसका होता है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट पर मीटर यहाँ पे दिया है, तो विद्युतीय फ्लक्स का तो वोल्ट मीटर होता है। अब विद्युतीय विभव पूछा है, तो जब यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का यहाँ पे क्या होता है इसका राइट आंसर, तो इसका केवल वोल्ट में आंसर होता है। यानी विद्युतीय विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और तीसरा ऑप्शन है विद्युतीय धारिता, तो विद्युतीय धारा यानी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस को हम किस में मापते हैं, तो फैराड में मापते हैं। तो सी का तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो बचा कौन यहाँ पे डी, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी क्या कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि एक एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एक एएमयू बराबर कितना केजी होता है वो आपको बताना है। तो एक एएमयू बराबर हो जो होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन आया। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, किसके करीब होता है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो एग्जैक्ट क्या होता है, तो 2.417 होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.417 होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, 2.42 लिखते हैं। तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, 2.42 होगा। अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक इतना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अपवर्तनांक मतलब यानी क्या है कि जो लाइट जो है वो यदि डायमंड, यानी क्या कि लाइट जो है ये हीरा में ट्रेवल करेगा किसके, तो 2 यहाँ पे 42 टाइम्स ग्रेटर देन किसके, तो एयर। यानी क्या कि जो लाइट जो ट्रेवल करता है निर्वात में या हवा में, उससे यहाँ पे 2.42 गुना ज़्यादा ट्रेवल करेगा, किस में, हीरा में करेगा। तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 में है कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। अब यहाँ पे क्या है, दशमिक संख्या यानी बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर, यहाँ पे 25 का यहाँ पे बाइनरी संख्या बताना है कि वह उसका क्या होगा। तो बाइनरी यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि 25 है तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। ये 2 हो गया, 2 से यहाँ पे क्या बचा, 12 बचा। ये यहाँ पे क्या होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो इसको 1 शेष लिख दिए। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 6 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अब हमारा बचा क्या, 6 बचा। अब 6 में हम करेंगे तो 2 से ये होगा पूर्णतः विभाजित, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अब फिर करेंगे इसको यहाँ पे, तो ये 1 और 1 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, बाइनरी संख्या में हम ऊपर से नीचे नहीं आते, यानी 1 0 0 1 1 ऐसा नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 1 0 0 1 किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन सी में 1 1 0 0 1। तो हमारा यहाँ पे 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
34 में है कि एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I इजकल टू 50 cos 100 पाई टी है। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? यानी क्या कि यहाँ पे क्या है AC आप लोग पढ़े होंगे कि I बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो इसका एक इक्वेशन होता है I नोट, यहाँ पे होता है I नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्या होता है कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस यहाँ पे ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा बराबर क्या दिया है 100, यहाँ पे पाई दिया है, क्या दिया है 100 पाई, और टी तो यहाँ पे है ही। तो यहाँ से हम निकालते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ही नहीं केवल पूछा है, आवृत्ति क्या होगा फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो ये होता है ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बटे 2 पाई होता है फ्रीक्वेंसी बराबर। अब ओमेगा बटे यहाँ पे हम दिया है क्या दिया है 100 पाई, यानी 100 पाई दिया हुआ है, तो 100 बटे यहाँ पे 2 पाई करेंगे तो हमारा बचा क्या 50 बचा। अब फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है उसको हम किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं, तो 50 यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 35 नंबर देखते हैं कि ब्रूस्टर का नियम है, यानी क्या एक ब्रूस्टर लॉ क्या है, वो क्या बतलाता है। तो ब्रूस्टर लॉ सबसे पहले क्या होता है, तो ये जो लॉ है ये ब्रूस्टर दिए थे कहाँ, तो 1811 ईस्वी में दिए थे। और ये लॉ होता क्या है, तो ये क्या है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वो क्या होता है, इसका ब्रूस्टर लॉ क्या बतलाता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का टेंजेंट बताता है। यदि हम बोले कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तो ब्रूस्टर का क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंट, यानी क्या है कि स्पर्शज्या, तो टेंजेंट यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, क्या म्यू इक्वल टू 10 IP हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू 10 IP, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बीटा क्षय उत्पन्न करता है। अब बीटा डीके क्या प्रोड्यूस करता है, आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या आइसोबार्स ये उत्पन्न करता है, यानी क्या कि ये आइसोबार्स को यानी संभारी को क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अब यहाँ पे पूछा कि चुंबकीय जो तरंग है उसमें सबसे तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है, तो एक्स किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण या टेलीविजन तरंग। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, गामा किरण का होता है, गामा रेज का होता है। और सबसे तरंग दैर्घ्य कम होता है गामा रेज का, इसलिए क्या होता है इसके पास हाईएस्ट, यानी क्या कि हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है, यानी वेधन क्षमता जो होता है गामा रेज का वो सबसे ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसके पास क्या है तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, जिसके पास तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसके पास क्या होता है हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रहता है, यानी वेधन क्षमता क्या होता है ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा गामा किरण। अब यहाँ पे 38 का क्वेश्चन है, 38 नंबर कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा मुलायम इस्पात, यानी क्या कि सॉफ्ट आयरन। ट्रांसफार्मर का जो कोर जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, तो सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अर्धचालक में सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसमें हम अशुद्धि को मिलाते क्यों हैं, यानी इम्प्योरिटी को मिलाते क्यों हैं। तो अर्धचालक में हम अशुद्धि इसलिए मिलाते हैं कि उसका क्या हो कंडक्टिविटी, यानी क्या है कि उसका जो कंडक्टिविटी हो वो ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए उसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। और अशुद्धि यहाँ पे हम दो तरीके से मिलाते हैं, एक क्या होता है ट्राइवेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट क्या करता है, तो वो नंबर ऑफ होल को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे हम पढ़े हैं ना अभी पीछे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक पी टाइप में क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, इसमें क्या होता है होल के कारण क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का
प्रवाह होता है। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। अब मान लीजिए कि कोई अर्धचालक है, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं। वो कौन सा मिलाते हैं, तो ट्राइवेलेंट मिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, होल्स का यहाँ पे जो संख्या है वो बढ़ता है। जिससे क्या होता है, होल्स का संख्या बढ़ेगा तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ता है, तो वो पी टाइप में बढ़ता है। अब एक और आता है, वो क्या आता है, पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट अशुद्धि को मिलाने से अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। तो इम्प्योरिटी यदि हम पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, यदि हम ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो होल्स की संख्या बढ़ेगा। तो अब ये तो हम देख लीजिए कि क्यों मिलाते हैं और कौन कौन से टाइप को मिलाते हैं। लेकिन जब ये मिलाते हैं उसके बाद मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो डोपिंग कहा जाता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, क्या, डोपिंग। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे गामा किरण जो होता है, गामा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। अब क्या है, इसमें गामा तरंगदैर्घ्य है। अब पूछा है कि इसकी जो फोटोन की ऊर्जा होगी। अब फोटोन क्या होता है, तो यहाँ पे लाइट का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। तो जब उसका क्या है, गामा तरंगदैर्घ्य है, तो उसकी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ, यानी hc/λ होता है। लैम्डा क्या है, गामा तरंगदैर्घ्य जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो हो गया। और c यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे c हो गया प्रकाश की चाल। यहाँ पे c क्या हो गया, प्रकाश की चाल। और h क्या हो गया, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट हो गया। h यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। और यहाँ पे c क्या है, तो ये हो गया प्रकाश की चाल हो गई। अब यहाँ पे हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम क्या करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर हो गया। और लेंस की क्षमता को क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, 1/f, यानी क्या कि ये क्या होता है, इन्वर्स होता है। किसके इन्वर्स, तो ये हो गया यहाँ पे फोकस जो दूरी होता है उसके इन्वर्स क्या होता है, पावर होता है। अब पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। यानी क्या कि आपका जो यहाँ पे सेंटअप एग्जाम होगा फिजिक्स का, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, 42 रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 35 का ही आंसर देना है। यदि आप 35 से ज़्यादा देते हैं उसका आंसर, तो केवल 35 क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि यदि कोई धातु अनावेशित है तो इसका क्या मतलब। यदि हम बोलते हैं कि ये धातु क्या है, अनावेशित है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी प्रोटॉन से कम, या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी प्रोटॉन से ज़्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अनावेशित है या कोई यहाँ पे पदार्थ जो है, मेटल जो है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल वो कब होगा, तो न्यूट्रल तभी होगा ना जब क्या होगा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। यानी जिसमें उस यदि एक पदार्थ में जितना इलेक्ट्रॉन है और उतना ही प्रोटॉन होगा तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। अब उसी में से मान लीजिए कि इसमें से हम यदि पॉजिटिव यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव को या तो फिर हम निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को निकाल लेते हैं तो वो तो न्यूट्रल नहीं बचेगा। क्यों, यदि मान लेते हैं इसमें से हम प्रोटॉन को निकाल लिए, तब इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज बॉडी कहेंगे। यानी क्या कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे, इसको हम न्यूट्रल बॉडी नहीं कह सकते हैं। अब इसमें से निकाले तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो पॉजिटिव संख्या की कमी हो गई और निगेटिव संख्या बढ़ गया। तो यदि कोई भी यानी जो धातु है उसको अनावेशित कहने का मतलब यही हुआ कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना क्या है, प्रोटॉन भी है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, टोटल 42 क्वेश्चन था। तो 42 को हम डिटेल्स में पूरा आंसर सहित देख लिए। अब ये क्या था, आपका सेंटअप एग्जाम का एक फॉर्मेट था। आपको जब सेंटअप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको इसी तरह से सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना हम बताए उसमें इंस्ट्रक्शन बताए, कितना टाइम मिलेगा, कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कितना आपको लिखना है, वो सारा हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है। ये क्या था, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव आता है, और सेक्शन यानी खंड बी जो आता है वो क्या आता है, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी क्या कि सब्जेक्टिव आता है। इसमें से आपको टोटल 24 क्वेश्चन पूछेगा।
इसमें ये क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे ये 35 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। टोटल 35 मार्क्स का ही सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव है। यदि आपको ये सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, आपको ये सब्जेक्टिव जितना है उसका वीडियो हम आपको बना कर दे देंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।